ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात हो गए हैं। पहले इजराइल ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इजराइल पर कई बम बरसाए। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइल इस कदर इजराइल पर गिरी कि आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम हो गया। कई मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी। ईरान के इस हमले से पहले इजराइल ने अपने हमले पर सफाई देते हुए कहा था कि उसने यह हमला ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए किया, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। इजराइल और ईरान के इस संघर्ष के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। कुछ लोगों के विचार में इजराइल सही है, कुछ लोगों ने ईरान का सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पहले इजराइल के समर्थन में लिखा, 85 साल पहले इजरायली वायुसेना नहीं थी जो हॉलोकास्ट में यहूदी लोगों को नष्ट करने की कोशिश करने वाले नाजियों को खत्म कर सके। भगवान का शुक्र है कि आज ईरान से निपटने के लिए एक है जो हिटलर की ओर से शुरू किए गए काम को खत्म करना चाहते थे। इसके जवाब में कई ईरान समर्थकों ने लिखा कि एक पीढ़ी पहले ये सब हुआ है, इससे बाहर आ जाओ, ये 2025 है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान की ओर से इस बार जो मिसाइलें दागी गईं वो तेल अवीव में गिरी हैं। हमले के कारण बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान भी हुआ है। इसे लेकर भी यूजर्स ने कहा कि इजराइल का हाल गाजा की तरह होना चाहिए, उसे भी मलबे और खंडर में बदल दिया जाए। वहीं एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा, इजराइल जैसे देश को नहीं होना चाहिए। सनी नाम के एक यूजर ने लिखा कि ईरान की ओर से ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया गया है। तेल अवीव पर अभी भी बमबारी हो रही है। ईरान ने बदला लेने का वादा किया था और वे ऐसा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है। आयरन डोम दरअसल मिसाइल और ड्रोन को हवा में मार गिराता है और इजराइल का ये आयरन डोम अपनी क्षमता के लिए ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। शुक्रवार देर रात हमले में एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को रोका भी, लेकिन कुछ हमलों के बाद आयरन डोम भी नाकाम नजर आया। सोशल मीडिया पर एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठाए और लोगों ने कहा कि क्या आयरन डोम वाकई काम कर रहा है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने देर रात इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। उसने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागी। इन मिसाइलों की रडार में इजराइल के रक्षा मंत्री से जुड़े दफ्तर भी थे। अहम बात यह है कि इसी मंत्रालय में पीएम नेतन्याहू भी बैठते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। इन हमलों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव की इमारतें हिल गई। हमले के बाद तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल ने कहा कि वो 15 घायल नागरिकों का इलाज कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रही है। इजराइल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान के साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक युद्ध की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में पहले से तनाव काफी था। अब इस उथल-पुथल ने दोनों देशों को युद्ध की स्थिति के और करीब धकेल दिया है। हमले से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हम इजराइल को इस अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। इस दौरान खामनेई ने बदला लेने की भी कसम खाई। इजराइल ने लंबे समय से इस तरह के हमले की धमकी दी थी और लगातार अमेरिकी प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष भड़क सकता है। लेकिन हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए घटनाक्रमों के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुने जाने ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे इजराइल को आखिरकार अपनी धमकियों को पूरा करने की इजाजत मिली। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि
अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इजराइल के हमलों की हुई निंदा। गुरुवार को ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के दायित्वों का पालन न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने निंदा की थी। वहीं कई देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान किया है। इस हमले के बाद ईरान के अनुरोध पर राष्ट्र संयुक्त सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार दोपहर को एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की। परिषद को लिखे एक पत्र में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने अपने अधिकारियों और वैज्ञानिक की हत्या को राज्य आतंकवाद कहा और अपने देश की आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की। बता दें कि इजराइल की सेना ने कहा कि लगभग 100 टारगेट्स पर हमले में लगभग 200 विमान शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर बात करने वाले 2 सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इसकी मोसाद जासूसी एजेंसी ने समय से पहले ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन और सटीक हथियार तैनात किए और उनका इस्तेमाल तेहरान के पास ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए किया। इजराइल ने जिन प्रमुख स्थलों पर हमला किया उसमें नतांज में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल था। इजराइल ने कहा कि उसने इस्फहान में एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया है और कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में दर्जनों रडार प्रतिष्ठानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। ईरान ने इस हमले की पुष्टि भी की है। वहीं इजराइल सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि नतांज फैसिलिटी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ऑपरेशन अभी भी शुरुआती चरण में है। हमलों की पहली लहर ने इजराइल को ईरान के आसमान में काफी हद तक आवाजाही की आजादी दे दी थी, जिससे आगे के हमलों का रास्ता साफ हो गया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी के मुताबिक इजराइल 2 हफ्ते तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। बता दें, मारे गए लोगों में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य नेता जनरल मोहम्मद बागेरी, जनरल हुसैन सलामी और जनरल आमिर अली हाजी जद्दाही शामिल है। ईरान ने तीनों मौतों की पुष्टि की, जो उसके शासक धर्मतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है, जो जवाबी कार्रवाई के प्रयासों को जटिल बनाएगा। खामनेई ने कहा कि अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया में ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजराइल ने कहा कि ड्रोन को उसके हवाई क्षेत्र के बाहर रोका गया और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कोई ड्रोन अंदर घुस पाया या नहीं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने रिजर्व सैनिकों को बुलाया और पूरे देश में तैनात कर दिया, क्योंकि वो ईरान और ईरानी प्रॉक्सी समूह से आगे की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।